आइए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें हमारा सबसे पहला सेशन है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप एक चीज पहले ही सुन लीजिए कि यहाँ पे आप ये ना बोलें कि भैया आपने हमें केवल इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करके बता दिया पूरे चैप्टर का, क्योंकि देखो ये वाला चैप्टर ना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत सारी चीजें आप फील करोगे कि हमको पहले से ही आती है। तो चिंता ना करें, पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं पूरी मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो जो वर्ड है ना कम्युनिकेशन, वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कम्युनिकेशन स्किल है ना आपको बहुत जगह काम आएगा जीवन में। लाइक कहीं भी आप जॉब इंटरव्यू में बैठते हो तो वहां पे भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आपके साथ। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जीवन में बहुत काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल एंड कस्टमर्स। लोगों से और कस्टमर से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। इस मॉड्यूल में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इन वर्क और बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो हमारा वर्क है और बिजनेस है उसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए हमें क्लियर कंसाइज कम्युनिकेशन की जरूरत है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जैसे कि कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, वेंडर्स, मीडिया जो है ना, वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करते रहते हैं हमेशा, जिसके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। आप किसी दुकान में गए कपड़े लेने, वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप उसको आंसर दोगे कि मुझे शर्ट चाहिए। वो पूछेगा कौन से कलर की चाहिए, आप बोलोगे ब्लैक चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है आपके बीच में। अगर मान लो आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप बोल रहे हो हिंदी, और वो बोल रहा है मराठी, तो आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, तो एक लिंग्विस्टिक बैरियर हो जाता है। तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि अगर कहीं पे कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, कैसे ढंग से बातें करनी है ताकि कोई समस्या ना आए इंटरेक्शन में। इसलिए हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए, तो कम्युनिकेशन के तीन पार्ट होते हैं: ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक। ट्रांसमिटिंग यानी कि जैसे मैं आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ किसी मीडियम से, लाइक मैं यूट्यूब से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सेंडर ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन, द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर। लिसनिंग, आप मुझे सुन रहे हो, उसको लिसनिंग बोलते हैं। द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड्स द मैसेज। फीडबैक क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आ गया, आपने कमेंट करके बता दिया कि भैया हमें समझ में आ गया। या फिर मान लीजिए आप कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, तो ये एक फीडबैक हुआ कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो द रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। फीडबैक के बारे में आगे हम डिटेल में और भी बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक बुक स्टोर के बारे में। कस्टमर जाता है और वो दुकान वाले को बोलता है कि क्या आपके पास ब्यूटी थेरेपिस्ट की टेक्स्ट बुक है? तो सेल पर्सन कहता है लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो ओरली ट्रांसफर हो रही है, ओरली ट्रांसमिट हो रही है, बोल के हो रही है ना, कस्टमर के द्वारा। तो कस्टमर हुआ सेंडर और सेल्स पर्सन हुआ रिसीवर। सो सेल्स पर्सन इज द लिसनर इन दिस केस। डिस्कशन इज अबाउट द, जो डिस्कशन हो रहा है ना उसको हम बोलेंगे मैसेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर सेल्स पर्सन कहता है कि वी हैव द टेक्स्ट बुक, हमारे पास टेक्स्ट बुक है। ये क्या हो गया? ये फीडबैक हो गया उसका। ठीक है, ये हो गया फीडबैक। राइटिंग खराब है, मैनेज कर लेना। तो कस्टमर कहता है कि मुझे एक कॉपी दे दो बुक की। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि रिसीवर्स का मैसेज रेस्पॉन्स जो है ना, वो फीडबैक है। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर एंड सेल्स पर्सन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज इज कंप्लीट ओनली व्हेन द पर्सन रिसीविंग इट हैज अंडरस्टूड द मैसेज इन इट्स एंटायरिटी। तो पूरा का पूरा मैसेज जब बंदे को समझ में आ जाए, उसी को हम बोलेंगे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नहीं तो फिर फायदा नहीं रहा ना कुछ कम्युनिकेशन का। In this case, the customer understood that the bookstore has the textbook and they can get a copy. तो यहाँ पे कस्टमर को समझ में आ गया कि हाँ भाई बुक स्टोर में किताब है तो मैं ले सकता हूँ। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला एलिमेंट है द मैसेजर या फिर द सेंडर, जो मैसेज भेज रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन या फिर इनपुट देगा, कोडिंग वो करेगा। कोडिंग यानी कि वो अपनी भाषा में बोलेगा उसे या फिर लिखेगा किसी ना किसी तरीके से।
और किसी ना किसी माध्यम से वो पहुंचेगा, लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, ग्राफिक्स, वीडियो, है ना। उसके बाद वो जाएगा रिसीवर के पास, वो उसको डिकोड करेगा, अपनी भाषा में उसको समझेगा, तो वो हो गया रिसीवर या फिर लिसनर या फिर रिसिपिएंट। ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोड कॉमन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, उसने इंग्लिश में बोला और उसने इंग्लिश में ही सुना, तो ये चीज कॉमन हो गई दोनों के बीच में, है ना। तो यही चीज है बस कम्युनिकेशन। आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में, थोड़ा और समझते हैं। देखो, सेंडर ने एक इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, और जो चैनल है, चैनल यानी जिस माध्यम से हम भेज रहे हैं, लाइक मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो एनकोडिंग की इसने, इसके पास चैनल से इंफॉर्मेशन आई, ये फिर इसको रिप्लाई कर रहा है, मैसेजेस रिसीव्ड बाय द रिसीवर, ठीक है। वो भी चैनल के थ्रू ही होगा रिप्लाई भी, और वही है यार, मतलब वो उसको मैसेज भेज रहा है, वो उसको वापस भेज रही है, यही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन साइकिल, जैसे सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। सेंडर जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, मैसेज जो कि इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है उसको मैसेज बोलेंगे, चैनल जिस तरीके से इंफॉर्मेशन भेजे, जिस मीडियम के थ्रू भेजी जा रही है उसको हम चैनल बोलेंगे, जिस बंदे को इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है उसको रिसीवर बोलेंगे। फीडबैक होता है एक एक्नॉलेजमेंट कि भाई रेस्पॉन्स होता है एक कि मुझे मैसेज मिल गया है, फिर मुझे मैसेज समझ में आ गया है, इसको हम बोलेंगे फीडबैक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिना कम्युनिकेशन के बिजनेस वगैरह नहीं चल पाएंगे, वो सब चीजें लिखी हुई है, बेसिक बेसिक, कोई यहाँ पे दिमाग वाली चीज है नहीं। आगे बढ़ते हैं। कुछ तरीके होते हैं कम्युनिकेशन, जैसे कि फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि इनफॉर्मल यानी आप जैसे अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, फेस टू फेस उसको हम बोलेंगे फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है, आपको पता ही है कि आप हंसी मजाक में कुछ ही बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो क्लियरली और क्विकली आप एक दूसरे को समझा सकते हो, बॉडी लैंग्वेज भी आप देख सकते हो इस केस में, और इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है इस केस में। चलो, ईमेल, जैसे आपको, आप अगर स्कूल में हो तो स्कूल से आपको मेल आया कि कल की छुट्टी है, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को जब आपको कम्युनिकेट करना होता है, इसके लिए आप ईमेल यूज कर सकते हो। ईमेल कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट क्विकली विद वन और मेनी इंडिविजुअल्स इन वेरियस लोकेशंस। इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नोटिस और पोस्टर, जब हम सेम मैसेज को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं ऑफलाइन विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो हम नोटिस या पोस्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली यूज फॉर वेयर जीमेल ईमेल कम्युनिकेशन में नॉट बी इफेक्टिव, जहां पे ईमेल नहीं कर सकते वहां पे हम नोटिस या पोस्टर का यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने स्कूल में पोस्टर लगा दिया कि चेंज इन लंच टाइम, या फिर किसी फैक्ट्री में लगा दिया कि लंच टाइम का चेंज है, तो वो एक नोटिस या फिर पोस्टर हो गया। चलिए, बिजनेस मीटिंग, जैसे कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग्स एट एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली अटैच्ड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। तो बिजनेस में जो मीटिंग्स होती हैं उनको बिजनेस मीटिंग कहते हैं, वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होती हैं, कुछ लोगों के ग्रुप्स के साथ होती हैं। अदर मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सएप वगैरह हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना। तो सोशल नेटवर्क्स, मैसेजेस, फोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज लेटर, ब्लॉग एक्सेट्रा। आगे बढ़ेंगे अब, थोड़ा सा ऊपर। राइट मेथड ऑफ जो कम्युनिकेशन है, आप किस तरह से कम्युनिकेट करोगे, आप फेस टू फेस बात करनी है या ईमेल करना है, नोटिस पोस्टर का यूज करना है, वो किस पे डिपेंड करता है, टारगेट ऑडियंस पे, कॉस्ट पे, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पे और प्रायोरिटी पे, कि अर्जेंट है कि नहीं है। अगर अर्जेंट होगा तो आप सीधा कॉल करोगे, अर्जेंट नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यू चूज कुड अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद पीयर्स, सुपरवाइजर्स एंड कस्टमर्स। तो आप एक अच्छा मेथड अगर चूज करते हो तो सामने वाले बंदे के दिमाग में आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। Therefore, vital that you spend considerable time and consider all factors choosing the right methods aid you in your task. ठीक है, तो आपको सही मेथड चुनना चाहिए। तो पहला सेशन खत्म होता है, ये वाले क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होते तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, और मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा पूरे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो सारी चीजें हम कवर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब होता है यूज ऑफ वर्ड्स। अगर आप शब्दों का प्रयोग करके कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज और स्पीच की मदद से जब हम कम्युनिकेट करते हैं उसको वर्बल बोलते हैं। स्पीकिंग वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव और कॉमनली यूज्ड
कम्युनिकेशन है, ये हमें हेल्प करता है एक्सप्रेस करने में हमारे इमोशन शब्दों के द्वारा। बाय इम्प्रूविंग योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यू विल बिल्ड रिपोर्ट एंड हैव अ बेटर कनेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हो तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्बल कम्युनिकेशन की चीजों को समझते हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, उसको बोलेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वन टू वन कन्वर्सेशन होती है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकती है। एग्जाम्पल से हम बात करें तो एक मैनेजर है अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं, दो लोग वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन, जैसे आपने किसी को ईमेल भेजा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसको हम रिटन यानी कि लिख के होने वाला कम्युनिकेशन, राइटिंग अ लेटर टू ग्रैंडमदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड्स, इट कैन बी लेटर्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, एसएमएस, सोशल मीडिया चैट्स एक्सेट्रा। इट कैन बिटवीन टू और मोर पीपल। आ गया होगा समझ में। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे कि आप 5-6 लोग बैठ के ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे होते हैं मोर देन 2 पीपल होंगे, ईच पार्टिसिपेंट कैन इंटरैक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट। हर एक बंदे को बोलने का हक होता है, कोई भी बोल सकता है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग्स और टीम मीटिंग्स। पब्लिक कम्युनिकेशन इज लाइक लीडर्स लोग जैसे आते हैं और रैलीज करते हैं और भाषण देते हैं, तो पब्लिक कम्युनिकेशन है, सभी लोग के लिए ओपन होता है, सब लोग सुन सकते हैं, है ना? तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग। एक बंदा बोल रहा है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उसको पब्लिक कम्युनिकेशन बोलेंगे। जैसे इलेक्शन कैंपेन्स और पब्लिक स्पीचेस बाय डिग्निटरीज। मुझे भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की जरूरत लग रही है। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस देख लेते हैं अब। तो वैसे तो इजी कम्युनिकेशन है, जिसमें आप आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हो कुछ भी बोल के, और आपको तुरंत रेस्पॉन्स भी मिलता है सामने वाले बंदे का। यहाँ पे आप इंटरेक्शन को चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने कुछ बोला, आपने कुछ और बोला, तो मैं कुछ और बोलूंगा। तो आप जिस तरह से जवाब दोगे, मैं फिर अगला जवाब उसी तरीके से दूंगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि verbal communication depends on written or spoken words, ठीक है? Sometimes the meanings can be confusing and difficult to understand if the right words are not used। अगर मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं तो हो सकता है आप कुछ और मतलब समझ लें और दिक्कत हो सकती है, यही उसका एक डिसएडवांटेज है। आप वर्बल कम्युनिकेशन को ठीक कैसे कर सकते हो, मास्टर कैसे बन सकते हो उसमें? मोस्ट पीपल टेंड टू गेट नर्वस while speaking in front of large group or even while speaking to other teachers, managers or supervisors. However, if you focus on the points given in table, you can enhance and master। तो अगर आप हेजिटेट करते हो या फिर नर्वस फील करते हो, स्टेज फियर है आपके अंदर, या फिर आप अपने टीचर्स से या फिर अपने सीनियर से बात करने में डरते हो, तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आप उसमें एक्सेल कर पाओ, आप महारत हासिल कर पाओ। तो जो चीजें हैं वो ये हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले आप सोचें, टॉपिक के बारे में सोचें, इफेक्टिव वेज के बारे में सोचें कि आपका जो लिसनर है वो टॉपिक को समझ पाए। और पहले आप लिख सकते हो, बोलने से पहले एक बार लिख लो कि भाई ये चीज मुझे बोलनी है। कंसाइज और क्लियर बात करें, आप टू द पॉइंट बात करें और क्लियरली बोलें, क्लियरली, लाउडली, एट द मॉडरेट स्पीड। इंफॉर्मेशन जो आप बोलना चाह रहे हो वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, और सेम सेंटेंसेस को बार बार रिपीट मत करो, ठीक है? अच्छा, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, आप कॉन्फिडेंट रहिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करिए और सीधा स्ट्रेट खड़े होइए और अटेंटिव रहिए, जो सामने वाला बोल रहा है उसकी आप सुनिए, और आप इस तरह से बोलिए कि सामने वाला आपकी सुने, और फ्रेंडली बिहेव करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बिना शब्दों के किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मतलब नहीं, अगर मैंने बोला मतलब चुप हो जाओ, तो मैं बिना बोले ही कुछ बोल दे रहा हूँ, यानी कि बिना शब्दों के प्रयोग के मैं साइंस का यूज करके मैं अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ आपसे, तो वो नॉर्मल कम्युनिकेशन है। इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड, ना बोले ना लिखे, और बात भी पहुंच जाए तो उसको नॉन वर्बल बोलेंगे। We send signals and messages to others through expressions, gestures, postures, touch, space, eye contact and paralanguage। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में यहाँ पे। चलिए, तो 55% कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो केवल बॉडी मूवमेंट्स, फेस और आर्म्स, इन सब से ही होता है। मतलब हम जो बातें करते हैं उसमें से 55% इज लाइक
ओके, मतलब ओके नहीं, थम्स अप वगैरह ऐसे ही करके हम लोग आधे से ज़्यादा बातें कर लेते हैं, ठीक है। 38% होता है यूजिंग वॉइस, टोन, पॉजेस और 7% होता है यूजिंग वर्ड्स। मतलब समझ रहे हो आप कि वर्ड्स की हेल्प से केवल हम 7% कम्युनिकेशन करते हैं, बाकी 55% तो हमारा केवल बॉडी मूवमेंट से होता है। तो हम देख सकते हैं कि 93% हमारा नॉन वर्बल है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की अभी। 55% तो हो गया बॉडी लैंग्वेज से और 38% हो गया वॉइस, टोन, पॉजेस, यानी कि लाइक मैं बोला इज नॉट अ वर्ड, इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप, ठीक है। चलो, तो कुछ देख लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जैसे जेस्चर्स हो गए, लाइक रेजिंग अ हेड टू ग्रीट और से गुड बाय, है ना, और पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवन। तो आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हो या फिर थम्स अप बोल रहे हो या फिर बाय बोल रहे हो इस तरह से, तो वो एक जेस्चर में आता है जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। एक्सप्रेशंस हो गया, आप स्माइल कर रहे हो या फिर सैड फेस आपने बताया हुआ है इस तरह से, तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है कि आप थम्स अप वगैरह कर रहे हो, ये देखो गंदी चीजें, सॉरी, मतलब जो भी है। बॉडी लैंग्वेज, postures by which attitudes and feelings are communicated, standing straight, showing interest, यानी कि कोई बोल रहा है और आप ऐसे सुन रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें, लेकिन आप ऐसे बैठ के शांति से अच्छे से सुन रहे हो, तो सामने वाले बंदे को समझ में आए कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो उसकी बातों में। तो बॉडी लैंग्वेज ही मैटर करती है। आर मैसेजेस बिकम मोर इफेक्टिव इफ यू यूज द राइट जेस्चर्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग, ठीक है। If we know about non-verbal communication, we can understand our audience reaction and adjust our interaction accordingly. अगर हम non-verbal communication को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम ऑडियंस का रिएक्शन भी समझ सकते हैं बिना उनके बोले, और अपना इंटरेक्शन उनके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और राइट जेस्चर्स, आप अच्छे जेस्चर्स का यूज करिए, अच्छे पोस्चर्स का यूज करिए, साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म की तरह। जैसे मैं अभी यहाँ पे ऐसे ही बिना नहाए बैठ जाता, बाल-वाल बिल्कुल बेकार हैं और पढ़ाता, तो आपका भी मन नहीं करता यार पढ़ने का। तो मैं भी बिल्कुल एक अच्छे मूड में, फ्रेश मूड में आया हूँ। मैं सोच रहा था कि रात को वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन मैं दिन में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि रात को नींद आएगी, शायद मैं भी आलस में ना रहूँ। तो मेरे अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए आपको अच्छे से पढ़ाने की। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म का साइन है। If verbal messages are obstructed by noise or distance, we can use our hand movements to exchange messages. ठीक है, तो अगर मान लो आप बोल रहे हो कुछ लेकिन सामने वाला बंदा सुन नहीं पा रहा है क्योंकि शोर बहुत हो रहा है, तो आप इशारों से उसको बातें समझा सकते हो। लाइक प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द लिप्स इंडिकेट्स द नीड फॉर साइलेंस व्हाइल नोडिंग द हेड इज सेइंग यस। आप ऐसे बोल दो समझेगा शांत हो जाऊंगा, और आप ऐसे कर दो तो नो, ऐसे कर दो तो यस, ठीक है। आइए अब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स देख लेते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस। तो फेशियल एक्सप्रेशन से हम शो कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर एक्सेट्रा। इनको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, जब भी आप किसी को मिल रहे हो तो स्माइल कर दो, अपना फेस रिलैक्स रखो, अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने एक्सप्रेशंस को मैच करो। जो भी आप बोल रहे हो ना, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी उसी तरह का होना चाहिए। लाइक जब अभी मैं आपको सीरियसली पढ़ा रहा हूँ तो मैं, आपको चेहरे पे भी दिख रहा है कि मैं सीरियस हूँ, ठीक है। और आप जब किसी को सुन रहे हो तो आप अपना थोड़ा-थोड़ा सर हिलाते रहो, नोट करते रहो, ठीक है? तो पोस्चर्स के बारे में बात करते हैं। पोस्चर आपका शो करता है कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल अ स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज कॉन्फिडेंस व्हाइल अ स्लम्प्ड पोस्चर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो आप स्ट्रेट होके किसी की बात सुन रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और हमें भी लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो, और आप ऐसे ही थके हुए, हारे हुए लग रहे हो तो वो एक वीकनेस का साइन हो जाएगा। हाउ टू यूज इफेक्टिवली, कीप योर शोल्डर्स स्ट्रेट एंड बॉडी रिलैक्स्ड। कंधे सीधे, बॉडी रिलैक्स्ड, स्ट्रेट सेट करो, अच्छे से सीधे बैठो, और हाथों और पैरों को रिलैक्स्ड पोजीशन में रखो। तो ये सारी चीज होती हैं, आप अपने पोस्टर को सुधार सकते हो। बात करते हैं अब बॉडी लैंग्वेज या फिर जेस्चर्स के बारे में। तो जेस्चर्स इंक्लूड बॉडी मूवमेंट्स दैट एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। आप अपनी बॉडी को किस तरह से मूव कर रहे हो उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। लाइक रेजिंग अ हैंड इन क्लास टू आस्क अ क्वेश्चन एंड बाइटिंग नेल्स व्हाइल नर्वस। अगर आप नर्वस हो तो नाखून चबाओगे, और आप अगर क्या कहते हैं कि हाथ खड़ा कर रहे हो क्लास में डाउट पूछने के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप तभी डाउट पूछ पा रहे हो। नहीं, अगर कोई बंदा है वो सुन ही नहीं रहा है क्लास में कुछ और वो अंडर कॉन्फिडेंट है, तो वो डाउट भी नहीं पूछेगा हाथ खड़ा करके, है ना। चलिए, अपने हैंड्स को ओपन रखिए, किसी की तरफ फिंगर आप पॉइंट ना करें, और अपना हेड थोड़ा थोड़ा टिल्ट रखें,
जिससे कि उनको फील हो कि आप अटेंटिव हो। टच, we communicate a great deal through touch. For example, a firm handshake to display confidence and pat on the back to encourage someone. तो आप किस तरह से किसी को टच कर रहे हो वो भी एक कम्युनिकेशन का साइन है। लाइक आप अच्छे से हैंडशेक करोगे तो एक कॉन्फिडेंस शो होगा, और आप पीछे उसकी पीठ थपथपाओगे तो आप उसको एनकरेज कर रहे हो। शेक हैंड्स फर्मली while meeting someone. Okay. Avoid other touch gestures during formal communication. आप मान लो अपने बॉस से बात कर रहे हो और आप उसमें फालतू में पीठ थपथपाने लग गए बॉस की, तो वो गलत हो गया ना। तो जहां जैसी जरूरत है आप वैसा ही यूज करें। स्पेस, स्पेस इज अ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच की दूरी को स्पेस बोलते हैं, सीधी सी बात है। द स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन देम। आप उस बंदे के जितना करीब हो उतना ही अच्छा आपके बीच में, उतना ही कम स्पेस होगा आप दोनों के बीच में, है ना। तो मेंटेनिंग प्रॉपर स्पेस डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप व्हिच कुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, और द क्लोजनेस विद द पर्सन विद whom you are talking। तो आप जो स्पेस है किसी बंदे के साथ, तो वो डिपेंड करेगा कि आप उसके साथ कितने क्लोज हो अपने जीवन में। आई कॉन्टेक्ट, तो देखो, द वे वी लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट अ लॉट। ठीक है। आई कॉन्टेक्ट शोज दैट वी आर पेइंग अटेंशन टू द पर्सन एज अपोज टू लुकिंग अवे, विच कैन मेक द अदर पर्सन फील इग्नोर्ड। तो अगर आप किसी से बातें कर रहे हो और आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो तो उसको क्या लगेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देख के उसकी बातें सुनते हो तो उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको भी आएगा। तो पर्सन की तरफ आप डायरेक्टली देखो जब भी वो बात कर रहा है, लेकिन घूरना नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब देखना है लेकिन घूरना नहीं है उसको, केवल आई कॉन्टैक्ट करना है। कीप अ रिलैक्स्ड लुक, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद इंटरमिटेंट ब्रेक्स। ऐसे नहीं कि आप देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, ऐसे नहीं देख रहे हो, ठीक है, फिर देखने लगे इस तरह से। Paralanguage, how we speak affects our communication and includes the tone, speed, and volume of our voice. For example, talking fast may show happiness, excitement, or nervousness, while speaking slow may show seriousness or sadness. आप अगर सैड हो, सीरियस हो तो बहुत धीरे धीरे बात करोगे, और अगर खुश हो, एक्साइटेड हो तो बहुत जल्दी जल्दी बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई टॉपर है जिसके 100% मार्क्स आ गए तो वो बहुत जल्दी जल्दी बताएगा सबको, यार कि देखो मेरे इतने नंबर आ गए। लेकिन मान लो किसी के आए 100 में से 20, तो बोलेगा यार कुछ नहीं, 20 नंबर आए हैं बस। तो वो बहुत ही धीरे बोलेगा, यानी स्पीड स्लो हो गई ना, क्योंकि वो सैड है। तो सूटेबल टोन और वॉल्यूम का यूज करें और मॉडरेट स्पीड की बात को मेंटेन करें बात करते समय। अब बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। लाइक नो पार्किंग का साइन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो वो एक विजुअल कम्युनिकेशन हो, यानी कि आपको कुछ दिखाया जा रहा है जिससे आप बातों को समझ पा रहे हो। ठीक है। तो विजुअल कम्युनिकेशन प्रूव्स टू बी इफेक्टिव सिंस इट इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स एंड देयरफोर यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है। नो पार्किंग का साइन, नो पार्किंग का साइन एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में कुछ और है इंग्लिश में कुछ और है। नो पार्किंग का साइन इसमें भी होगा शायद, फोटो यही होता है, हर जगह आपको यही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यूपी में अलग है और दिल्ली में अलग है, हर जगह सेम नो पार्किंग का यही होता है। तो इसके लिए आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? विजुअल कम्युनिकेशन के लिए। इट इज सिंपल एंड रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस। सम कॉमन टाइप्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन आर सोन। देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन का ये होता है, नो पेट्स अलाउड का ये होता है, और ये एग्जाम में आते हैं एमसीक्यूज में। फोटो बन के आएगा और पूछेगा कि किसका साइन है, तो आप कहोगे नो पेट्स अलाउड का साइन है। ये आएगा, देख लेना। मतलब आ सकता है, गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन हाँ, जितना पूरा पढ़ा है उसमें से तो आएगा ही, क्योंकि बुक ही यही है, सिलेबस ही यही है, तो जो पढ़ा रहा हूँ आएगा तो वही। ऐसा तो है नहीं कि मैं बना के लाया हूँ सिलेबस, बोर्ड ने ये दिया है तो इसी में से आएगा। ठीक है, तो मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ कि जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो पढ़ाऊंगा वो आना ही है, क्योंकि वही आना है, वही सिलेबस है। चलो, नो पार्किंग जोन का ये होता है, नो एंट्री का ये होता है, डेंजर वार्निंग का ये होता है, आपका रेडिएशन और बायो हैजार्ड का ये होता है, सीसीटीवी सर्वेलेंस का ये वाला है, और नो मोबाइल फोन यूजिंग का ये वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कर लेना भाई, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। सेशन 4 है कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक की हम यहाँ पे बात करेंगे। फीडबैक एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि बिना फीडबैक के मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसीलिए आपको कमेंट करना जरूरी होता है वीडियो के नीचे, लेकिन आप नहीं करते हो,
और मैं भी जबरदस्ती नहीं करता हूँ आपके साथ, क्योंकि 1000 में से अगर 10 लोग भी कमेंट कर देते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में गाली जरूर दे के जाते हो, तो उससे मुझे इतना समझ में आ जाता है कि आपको समझ नहीं आया। तो फीडबैक की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई कि अगर फीडबैक ना हो तो कितनी दिक्कतें आ जाए। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मैं एक ही तरीके से पढ़ाता रहूंगा, लेकिन अगर आप फीडबैक दोगे तो मैं अपने पढ़ाने के तरीके में भी चेंजेस लाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि भैया बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हो, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, तो अगली वीडियो में थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर अबाउट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस, व्हाइल अ सेंडर सेंड्स इंफॉर्मेशन द रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक टू द रिसीव्ड मैसेज। सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी, रिसीवर ने फीडबैक दिया। Translated to the work environment, when you observe someone perform their work and then communicate with them to help improve their performances, you are giving feedback. अगर इसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलें, वर्क प्लेस की लैंग्वेज में बोलें, तो आप किसी के साथ काम कर रहे हो, उस बंदे ने काम किया, आपने उसका काम चेक किया, अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस की जरूरत है तो आप उसको बताओगे, उसको एक फीडबैक दोगे कि भाई आपने यहाँ पे ये गलती की है, आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो फीडबैक या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो जो गुड फीडबैक होता है वो हमेशा स्पेसिफिक, हेल्पफुल और काइंड होता है। ऐसा नहीं है कि आप गाली देके भाग जाओ, आप सजेशंस दो उसको, ना कि गाली। ठीक है, चलो। तो सेंडर ने भेजा, कम्युनिकेशन किया, रिसीवर पे गया, उसने फीडबैक दिया सेंडर को। कहाँ पहुंच गया भाई? टाइप्स ऑफ फीडबैक, तो 3 तरह के फीडबैक है हमारे पास, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो फीडबैक। तो नो फीडबैक भी अपने आप में एक फीडबैक है, ये भी देख लेना। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि उस बंदे ने अच्छा काम किया और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, लाइक आई नोटिस्ड यू फिनिश्ड द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। और देखो, आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज ऑल्सो शेयर द डिटेल्स। तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो ना, तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव क्या है कि उस बंदे ने काम ठीक नहीं किया, तो आप उसको बता रहे हो। जैसे कि यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम। तो किसी होटल का ओनर है, वो अपने वर्कर को बोल रहा है कि आप गेस्ट को देख के उसकी तरफ स्माइल नहीं करते हो, तो एक नेगेटिव फीडबैक हो गया। यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई टू ईमेल्स, आर यू ऑलवेज टू सो बिजी। तो आप मतलब ईमेल का रिप्लाई करने में बहुत टाइम लगाते हो, तो उसके लिए एक बंदा फीडबैक दे रहा है, वो भी नेगेटिव है। नो फीडबैक क्या है? इट इज ऑल्सो अ फीडबैक इन इटसेल्फ व्हिच इंडिकेट्स डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ, क्लास में आपका टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो पूछते हैं समझ में आ गया सबको, और कोई कुछ नहीं बोलता, सब शांत है, इसका मतलब क्या है? समझ में नहीं आया, डिसएग्रीमेंट ही तो हुआ। क्योंकि आपको समझ में आ रहा होता तो आप बोलते कि यस सर समझ में आ गया। तो अगर आप बोल कुछ नहीं बोलते हो तो वो भी एक डिसएग्रीमेंट ही माना जाएगा। Feedback, if shared properly, can help reinforce existing strength and can increase the recipient abilities to rectify errors. It can have a long-term effect in managing and achieving goals. ठीक है, तो फीडबैक अगर आप देते हो तो बंदा अपनी गलतियों को सुधार सकता है और अपने आप को और बेहतर कर सकता है। तो एक गुड फीडबैक क्या है? जो कि स्पेसिफिक हो, टाइमली हो, पोलाइट हो और ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट हो। तो आप स्पेसिफिक रहिए, यानी कि आप उसको बताइए कि वो कहाँ पे गलत कर रहा है और कहाँ उसको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप उसको एग्ज़ाम्पल से क्लैरिफ़ाई कीजिए चीज़ों को, या फिर आप अल्टरनेटिव्स दीजिए आपके, आप इस काम को ऐसे ना करके ऐसे करें, ठीक है? टाइमली, ऐसा नहीं है कि आप बंदे ने काम आज किया, आप 1 साल बाद उसको फीडबैक दे रहे हो, मतलब टाइम पे आप उसको फीडबैक दीजिए। पोलाइटली दीजिए, ऐसा नहीं गुस्से में आप उसको डाँट रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। और उसको वो ऑफेंड नहीं होना चाहिए आपकी लैंग्वेज से। और आप उसको सपोर्ट भी कीजिए। फीडबैक शेयरिंग शुड बी अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक, लेट रेसिपिएंट्स नो यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट। फीडबैक की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सिंस इट इज डिफाइंड एज द रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। अब ये देख लो, अगर क्वेश्चन आता है ना व्हाट इज फीडबैक, व्हाट इज फीडबैक, तो आप यही लिखोगे, ये वाली लाइन नोट कर लेना, ये वाली अपनी कॉपी में। तो फीडबैक क्या है? फाइनल कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि ये क्या होता है? इट इज द रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। चलो, अब देखते हैं कि क्या है रीजन कि फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट है। ये इफेक्टिव लिसनिंग को वैलिडेट करता है कि हमने जो मैसेज भेजा वो सामने वाले को समझ में आ गया है, ठीक है, ओके। और क्या कहते हैं, द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक नोज दैट दे हैव अंडरस्टूड एंड देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू।
It motivates. Feedback can motivate people to build better work relationships and continue the good work that is being appreciated. तो अगर आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो अपना काम ऐसे ही करता रहेगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा. It is always there. When every time we speak to a person, we communicate feedback. So it is impossible not to provide one. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप फीडबैक ना दो. क्योंकि अगर आपके बात समझ में नहीं आई मेरी, तो आप कमेंट करोगे ही ना कि भैया ये समझ में नहीं आया. तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि आप फीडबैक नहीं दे रहे किसी को. फीडबैक केवल यही नहीं होता पढ़ाना और कमेंट करना. फीडबैक आप दो लोग भी दोस्त भी बात कर रहे हो आपस में, तो हमें फीडबैक होता है, आप नोटिस करना. It boosts learning. Feedback is important to remain focused on goals, plan better and develop improved products and services. ठीक है? लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, आप उसको फीडबैक दे रहे हो कि आप ये चीज़ सुधारिए, ये गलत है, तो वो अपने आप को सुधारेगा. परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा. फीडबैक कैन हेल्प टू फॉर्म बेटर डिसीजंस एंड इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस. चलिए नेक्स्ट सेशन 5 बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्या बाधाएं हैं जो कम्युनिकेशन में आती हैं? तो 3 तरह की कम्युनिकेशन पढ़ी हमने, नॉन वर्बल, वर्बल और विजुअल. तो ये सारे कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव हैं जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स को फॉलो करते हैं. तो 7 सीज हैं हमारे पास: क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कॉर्टियस. अब कहोगे भैया ये 2-3 बातें समझ में आई, क्लियर समझ में आ गया, कंप्लीट समझ आ गया और करेक्ट आ गया, ये कॉन्क्रीट और ये कॉर्टियस और कंसाइज क्या होता है? सब समझाऊंगा, चिंता मत करो. तो 7 में से कोई भी एक अगर एब्सेंट है तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा. तो समझते हैं सातों को. तो देखो, सबसे पहला है आपका क्लियर. तो बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से. कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स, से ओनली व्हाट इज नीडेड. जो बोलना चाहते हो वही बोलो बस, मतलब जो जरूरत है. एग्जैक्ट वर्ड का यूज करो, उसको बोलेंगे हम कंक्रीट. और करेक्ट तो आपको पता ही है कि स्पेलिंग, ग्रामर ये सब करेक्ट होना चाहिए. उसके बाद कोहेरेंट का मतलब होता है वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक. कंप्लीट मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए. कर्टियस मतलब बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली और ऑनेस्ट. चलिए, तो कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स होते हैं जैसे कि लिंग्विस्टिक, कल्चरल, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल और इंटरपर्सनल. लिंग्विस्टिक यानी कि आपकी लैंग्वेजेस ही अलग अलग हैं, तो क्या कर लोगे. ठीक है, तो बात करते हैं. तो फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? is the environmental and natural condition that act as a barrier in communication, sending message from receiver to sender to receiver. तो ये एक नेचुरल कंडीशन है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है. जैसे कि नॉट बीइंग एबल टू सी जेस्चर्स, पोस्टर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज कैन मेक कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव. फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट मैसेजेस आर ऑफन लेस इफेक्टिव देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन. ठीक है, तो आप अगर चैटिंग कर रहे हो फोन पे टेक्स्ट के थ्रू, तो उसमें आप अपने एक्सप्रेशंस को शेयर नहीं कर पाते विदाउट इमोजी. तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन अगर आप नहीं करते हो, टेक्स्ट मैसेजेस पे कम्युनिकेशन करते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें वो मजा तो नहीं है जो कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे मजा है बात करने का, है ना? क्योंकि आप एक्सप्रेशंस को नहीं भेज पा रहे हो. लिंग्विस्टिक बैरियर्स, लैंग्वेज ही डिफरेंट है. इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक बैरियर या फिर लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशन. लैंग्वेज बैरियर्स आर द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स which cause misunderstanding and misinterpretations between people. For example, slang, professional jargon, and regional colloquialisms can make communication difficult. Like कोई भी आपकी बोली अलग है, उसकी अलग है, या फिर रीजन में, या फिर प्रोफेशन jargon यानी कि आप जूनियर से कैसे बात करते हो, सीनियर से कैसे बात करते हो. और रीजन आपके मान लो मैं इधर रहता हूँ, अलीगढ़ मथुरा की साइड में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ ब्रज बोली जाती है. इधर आप क्या बोलते हैं, थोड़ा और यूपी ईस्ट की तरफ जाते हो तो वहां पे कन्नौजी और ये सब बोली जाती है. तो हमारा रीजन वाइज है तो वो हिंदी ही, लेकिन बोलने का तरीका अलग है, तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि वो कुछ और बोलना चाहता है बंदा और मैं कुछ और समझ लेता हूँ. ऐसा होता है. Interpersonal barriers like barriers to interpersonal communication occur when the sender's message is received differently from how it was intended. जैसा वो जिस इंटेंशन से भेज रहा था मैसेज, उस इंटेंशन से आपने नहीं लिया, कुछ और समझ लिया. It is also very difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings and views. मान लो कोई बंदा बोलना ही नहीं चाह रहा, तो उसकी बात आप कैसे समझोगे? जैसे कि किसी बंदे को स्टेज फियर है, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट है. पर्सनल डिफरेंसेस कैन क्रिएट एन इंटरपर्सनल बैरियर टू कम्युनिकेशन. अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. ठीक है,
तो ऑर्गेनाइजेशंस आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स दैट फॉलो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। हायरार्की होती है कि ऊपर एक बॉस होगा, उसके नीचे कोई काम करेगा, उसके नीचे और दो लोग काम करेंगे, ठीक है, उन दोनों के नीचे फिर चार लोग और काम करेंगे। तो क्या है कि ये चीज, ये ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये तो बहुत सही चीज है कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूं किसी काम के लिए, तो मैं उस बंदे को रिपोर्ट करूं, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। तो all these affect the free flow of communication in organizations and therefore need to be suitably managed. Superior subordinate relationships in a formal organization structure can be barrier to free flow of communication. ये बंदा अपने सीनियर से कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा क्योंकि वो सीनियर है, ठीक है, ये भी एक दिक्कत है। Also sometimes due to stringent rules, यानी कि strict rules कभी कभी होते हैं वहां पे ऑफिस में, the employees find it difficult to communicate with their peers too, मतलब मैं अपने साथ वाले से भी ढंग से बात नहीं कर पा रहा क्योंकि कोड दिया हुआ है कि आपको इसी तरह से बात भी करनी है वहां पे। अब बात करते हैं कल्चरल बैरियर्स के बारे में। कल्चरल बैरियर्स इज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कस्टम्स रिजल्टिंग इन इनकन्वीनियंसेस एंड डिफिकल्टीज। एक दूसरे की प्रथाओं को नहीं समझ पाते और कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। People sometimes make stereotypical assumptions about others based on their cultural background. This leads to difference in opinions and can be a major barrier to effective communication. तो क्या होता है कि कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर रीजन की किसी पर्टिकुलर जगह के लोगों के साथ एक वो बना लेते हैं कि यार ये लोग तो बेकार हैं, इनसे मुझे बात करनी ही नहीं है। मतलब उस बंदे को हम इसलिए जज कर रहे हैं क्योंकि वो उसने कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे जन्म लिया है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। Although there are certain barriers to effective communication, you can always overcome these barriers by following the some best practices. तो कैसे आप कम्युनिकेशन बैरियर्स को हटा सकते हो, ढंग से बातें कर सकते हो? सिंपल लैंग्वेज का यूज करिए, कल्चर पे आप एजम्पशंस ना बनाएं, रिलीजन पे आप एजम्पशंस ना बनाएं और ज्योग्राफी पे। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। आप आमने सामने बात करने की कोशिश करें। यूज विजुअल्स। टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। लैंग्वेज अलग है तो ट्रांसलेटर का यूज करो। रेस्पेक्टफुल रहो अदर्स ओपिनियंस के लिए। सेशन नंबर 6 शुरू करते हैं, राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए यहाँ पे हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करने वाले हैं क्योंकि राइटिंग में वर्ड्स तो लिखने पड़ेंगे ही ना, तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ईमेल लिखते हैं, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल, एसएमएस वगैरह लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, पूरे पूरे थॉट को कंप्लीट करने के लिए हम एक सेंटेंस का यूज करते हैं जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या है? हमेशा एक कंप्लीट सेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल पूजा गोज टू स्कूल। तो सेंटेंस क्या है? एक पूरी की पूरी सेंस हमें बना के दे रहा है कि पूजा स्कूल जाती है। लेकिन अगर मैं केवल कहूं पूजा गोज, मतलब पूरी की पूरी सेंस नहीं बन रही ना, तो उसको मैं बोल दूंगा फ्रेज। अब ध्यान से सुनो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ फ्रेज। चलो अच्छा, हम सेंटेंस का यूज क्यों करते हैं? सेंटेंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू क्लियरली प्रेजेंट द मैसेज। सेंटेंस से हम पूरा का पूरा मैसेज क्लियरली प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जैसे कि पूजा गोज टू स्कूल। ठीक है, तो सेंटेंस मेरा हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से हमेशा एंड होता है। चलिए अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कैपिटलाइजेशन के, यानी कि हमें कब कब कैपिटल लेटर्स का यूज करना होता है। तो एक टिन्स करके सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि हम यूज करते हैं। पढ़ते हैं टिन्स को। देखो टी मतलब टाइटल्स। तो जब भी हम नाम से पहले कोई टाइटल यूज कर रहे हैं उसको हमेशा हम कैपिटल में करेंगे, जैसे कि डॉक्टर, मिस्टर। ठीक है, तो डॉक्टर मलिक, मिस्टर पांडे, तो हम यहाँ पे डी और एम हमने कैपिटल रखा। चलो आई क्या होता है कि जब भी हम आई का यूज करते हैं सेंटेंस में, आई यानी कि मैं, तो ही सेड दैट आई शुड अकम्पनी हिम, तो आई कैपिटल लूंगा मैं हमेशा। ये आपको पहले से ही पता होगा। नेम्स, नाम का हमेशा कैपिटल लेटर होता है पहला वाला। तो जैसे नाम, अपना नाम हो या फिर किसी दिन का नाम हो, किसी मंथ का नाम हो, कुछ भी हो, किसी जगह का नाम हो, तो वहां पे हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। जैसे कि फ्राइडे का एफ कैपिटल है, यहाँ पे जून का जे कैपिटल है, लंदन का एल कैपिटल है। चलो स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे कि यहाँ पे दी का टी कैपिटल है। पंक्चुएशन क्या होता है? सेट ऑफ मार्क्स होता है, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड अपस्ट्रॉफी।
इसका हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ द मैसेज। चलो, तो कुछ कॉमन यूजेस ऑफ पंक्चुएशन हम पढ़ लेते हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। फुल स्टॉप को हम सेंटेंस के एंड पे यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग वर्ड्स में भी यूज करते हैं। मतलब किसी बड़े शब्द की एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बना रखी है तो उसके लिए मैं फुल स्टॉप का यूज करूंगा। जैसे कि ओमार इज अ प्रोफेसर, हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर ओमार, तो प्रोफ के आगे डॉट लगा रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको पूरा प्रोफेसर मैं बोलूंगा, लेकिन लिखूंगा PROF फिर डॉट। कॉमा, तो कॉमा का हम यूज करते हैं एक पॉज लेने के लिए सेंटेंस में, या फिर दो या दो से ज्यादा चीजों को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस, तो मैंने एक पॉज लिया फिर, इसलिए कॉमा लगाया। आई वॉकड टुवर्ड्स माई स्कूल। ठीक है। द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज, तो मैं सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, वेयर इज योर बुक। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जब आप सरप्राइज या फिर कोई एक्सट्रीम कोई फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हुर्रे वी वन द मैच, इस तरह से। एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं हम किसी भी पोजेशन को शो करने के लिए, या फिर शॉर्ट फॉर्म्स के लिए, लाइक दिस इज शोभाज कैट, यानी कि शोभा उस कैट को पोजेस कर रही है, शोभा की कैट है वो। ठीक है। ये रहीम की कलर पेंसिल है, तो रहीम्स कलर पेंसिल। और जैसे लेट्स गो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट अस गो, तो लेट अस, इसको मैंने लिख दिया लेट्स। या फिर शी इजंट, इजंट यानी कि इज नॉट, इज नॉट, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट करता है हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। तो कोई शब्द का क्या काम है ग्रामर में उस सेंटेंस के अंदर। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है। तो नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, आपको पता ही है। तो किसी भी जगह का, एनिमल का, चीज का नाम नाउन रहेगा। चलो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं जो कि पर्सन, प्लेस या फिर आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, तो आइडिया को रेफर करते हैं। तो कविता, बॉट अ बुक, तो कविता, कविता और बुक यहाँ पे नाउन है। और एग्जाम्पल देखो, टाइगर, ट्रुथ, इंडिया, राज, जनवरी। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे हम जो यूज करते हैं, संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि कविता बॉट अ बुक, शी हैज अ ग्रेट बुक कलेक्शन, तो शी क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। तो आई, यू, दे, अस, ही, शी, ये सब आपके प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब करता है अदर वर्ड्स को, लाइक बेस्ट सेलिंग बुक, तो बुक को, बुक की परिभाषा बता रहा है ये, कि मतलब बुक जो है ना ये बेस्ट सेलिंग है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। लार्ज, रेड, नोटी, वीक, 1 फुट, ये सब एडजेक्टिव हो गए। वर्ब क्या है, किसी कार्य करने या होने को हम क्रिया कहते हैं, तो वर्ड्स दैट शो एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। कविता बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ, तो बाइज यानी खरीदती है, काम हो रहा है ना ये, तो ये हो गई आपकी वर्ब। रन, ईट, थिंक, सिट, स्लीप, ये सब वर्ब हो गए। एडवर्ब क्या होते हैं, जो कि वर्ब के अंदर कोई ना कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट ऐड कर देते हैं, एक मीनिंग ऐड कर देते हैं वर्ब में। हाउ ऑफन, व्हेन और वेयर का आंसर मिलता है आपको। जैसे कि क्विकली, कविता क्विकली रीड हर बुक, तो क्विकली क्या है यहाँ पे, एक एडवर्ब है। इजीली, ऑलवेज, ये सब आपके एडवर्ब हो गए। चलो, तो एक यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, हुर्रे श्याम एंड हिज टीम वन द एक्साइटिंग मैच यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या है, एक्साइटिंग तो आपका एडजेक्टिव है, और क्या कहते हैं, हुर्रे आपका वो है, इंटरजेक्शन है। अच्छा, इंटरजेक्शन अभी पढ़ाया नहीं है, ओके। चलो पहले हम यहाँ पे ये सब चीजें पढ़ते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है, ये सब क्या होता है। आर्टिकल्स, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये हमारे चार सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो इनको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले है आर्टिकल ए एन द, तो एन होता है जो कि वॉवेल से पहले यूज होता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू आपको बताइए, उनकी साउंड से पहले हम एन यूज करते हैं। ए हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के लिए, और द यूज करते हैं स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए, जैसे कि द ताजमहल। ठीक है। तो द बॉय, तो यहाँ पे हमने द यूज किया। अ बर्ड, यहाँ पे हमने आई यूज किया। ठीक है। एन एप्पल, है ना, तो इस तरह से हम करते हैं। कंजंक्शन, दो नाउन्स या फिर
दो चीजों को, दो नाउन्स को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कंजक्शन का, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज। द बॉय वॉज टेकन बाई सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड। तो यहाँ पे बिकॉज इज अ कंजक्शन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ऑन, ओवर, इन, अंडर, इस तरह के शब्दों को हम बोलते हैं, जो कि वेयर, व्हेन और हाउ वाले क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड, तो ओवर क्या हो गया यहाँ पे? प्रेपोजिशन हो गया। इंटरजेक्शन जैसे जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर या फिर पेन को, जैसे कि वाओ, हेल्प। तो वाओ क्या है? एक यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया। चलिए, तो ये वाला सेशन खत्म होता है। आखिरी सेशन हमारा शुरू होता है अब, सेशन नंबर 7, राइटिंग स्किल्स में सेंटेंस बनाना हम यहाँ पे सीखेंगे। सेंटेंस के 3 पार्ट हमारे पास होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा होता है सेंटेंस में। पर्सन और थिंग जो कि काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, जो काम हो रहा है उसको वर्ब बोलेंगे, और जिसके साथ काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे सोनिया ड्राइव्स अ कार, तो सोनिया सब्जेक्ट है, ड्राइव्स वर्ब है और कार ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें पढ़ानी है क्या? ही सब्जेक्ट हो गया, स्वयं वो हो गया, वर्ब हो गया, और द लेक हो गया आपकी ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें तो बेसिक है। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम हो रहा है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना? तो द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड इन अबव एग्जांपल्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स सिंस दे आर डायरेक्टली एक्टेड ऑन बाय द वर्ब। ये वाले जो हमारे एग्जांपल हैं ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे बाइसिकल पे ही काम हो रहा है सीधा, बॉल ही फेंकी जा रही है, तो बॉल हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैट को चेज किया जा रहा है, तो कैट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हमारे होते हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल्स आगे देखेंगे। एग्जांपल है, शी बॉट अ बाइसिकल फॉर हर सन। तो जो हमारी वर्ब है ना वो है बॉट, तो क्या खरीदा गया? साइकिल खरीदी गई ना। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? बाइसिकल, तो वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर किसके लिए खरीदा वो बात की बात है। तो अपने बेटे के लिए खरीदा, तो हर सन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, ये वाला देखते हैं। ही बॉट हिज डॉटर अ कंप्यूटर, उसने खरीदा, क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा ना, तो डायरेक्ट तो कंप्यूटर हो गया, बचा क्या है? डॉटर, तो डॉटर हो गया। हिज पेरेंट्स सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, पेरेंट्स ने भेजा, क्या भेजा? पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। और किसको भेजा? हिम, उसे भेजा, तो इनडायरेक्ट हो गया। इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लेते हैं, एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस। तो राधा इज रीडिंग बुक, एक्टिव हो गया। अब बुक इज बीइंग रेड बाय राधा, पैसिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को ही चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ही ले लीजिए, राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब बुक इज बीइंग रेड बाय राम, तो यहाँ पे अब बुक सब्जेक्ट हो गया, यानी कि हम सब्जेक्ट को ही चेंज कर रहे हैं, तब वो एक्टिव से पैसिव हो जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन टू बी एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस होती है। और सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन आर पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है तो पैसिव वॉइस है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अली चेंज्ड द फ्लैट टायर, द फ्लैट टायर वाज चेंज्ड बाय अली। आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे। तो इस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में कर सकते हैं, और आपने ये 8th और 7th क्लास में बहुत पढ़ा होगा, हो सकता है 9th और 10th में भी पढ़ा हो। Now we know that there are active voice and passive voice sentences. Besides these, we have also other types of sentences which are based on the purpose of the sentence served while communicating. Read along aloud the sentence in figure. How do you think they different from each other? तो एक्टिव और पैसिव के अलावा भी कुछ तरह के सेंटेंस हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाला देखते हैं फिलहाल हम। वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग दिस समर ब्रेक, वो कहता है आई एम गोइंग टू लंदन, तो इसने क्वेश्चन पूछा, इसने आंसर दिया। ठीक है, वाओ दैट्स अमेजिंग, वो कहता है डू नॉट टेल एनीवन येट। तो ये क्या है? वाओ दैट्स अमेजिंग, ये किस तरह का सेंटेंस है? ये है आपका रिएक्शन, उसने रिएक्ट किया उस पे। और इसने बोला डू नॉट टेल एनीवन येट, अभी किसी को मत बताना, तो वो एक ऑर्डर दिया उसने। तो ये भी हमारा एक टाइप ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक है, चलिए, तो हम थोड़ा और देख लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसने जो बताया, बंदे ने जो रिप्लाई किया था ना कि आई एम गोइंग टू लंदन, तो ये एक स्टेटमेंट था। तो ये एक फैक्ट को दर्शाता है, एक इंफॉर्मेशन को दर्शाता है, और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। इंटेरोगेटिव क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस, जैसे
वेयर आर यू गोइंग, तो ये एक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे इज इट रेनिंग, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इमोशन, रिएक्शन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि किसी भी एक्सट्रीम एक्सप्रेशन को शो करता है, लाइक ओ माई गुडनेस वी वन, आई कांट वेट फॉर द पार्टी, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ये एक्सक्लेमेशन से एंड होता है। ऑर्डर और इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जो कि पूरा सेंटेंस नहीं होना होता हमारा इंपेरेटिव वाला, लेकिन कुछ वर्ड्स में ही हम सेंटेंस को कंक्लूड कर देते हैं और वो एक ऑर्डर के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो वो बहुत ही कम शब्दों में बोला, मैंने 3 शब्द लिए, क्लोज द डोर, तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया जो कि ऑर्डर या फिर कमांड या फिर एडवाइस को रिप्रेजेंट करता है। कैन एंड विद अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। प्लीज लोअर योर वॉइस, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, मीट मी एट द ऑफिस एट 10 AM, इस तरह से। चलो पैराग्राफ की बात करते हैं। आपको समझ आ गया करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाने हैं, कैसे कंपोनेंट होते हैं जो सेंटेंस को मेकअप करते हैं। जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस, जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स से सेंटेंस बनता है, तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस से एक पैराग्राफ बनता है। हाउएवर टू क्वालिफाई एज अ पैराग्राफ, ऑल दी सेंटेंसेस विद इन इट मस्ट हैव अ कॉमन आइडिया। एक कॉमन आइडिया अगर सारे सेंटेंसेस में हो और उनको हम एक ग्रुप बना के लिख दें, तो वो एक पैराग्राफ बोला जाएगा। For example, if you are writing about your best friend, the first paragraph can be of sentences about the name, age, personality, friendship, duration and other such details. तो आप फ्रेंड के बारे में लिख रहे हो तो एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि वो उसकी एज ये है, वो वहां का रहने वाला है, ये सारी चीजें। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन यूज सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब व्हाट क्वालिटीज यू लाइक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। यानी कि हर एक पैराग्राफ का कोई ना कोई मोटिव होगा। पहले पैराग्राफ में उसकी बेसिक चीजें बताई मैंने, दूसरे पैराग्राफ में उसके बारे में क्या लाइक करता हूँ, उसकी फ्रेंडशिप मेरे लिए क्या मायने रखती है। तो हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ थीम या फिर ऑब्जेक्ट होता है। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है पैराग्राफ का, वो खुद पढ़ लेना, आप नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत करके ये क्लास देखी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।